हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 135। अब आगे कुछ पल सुमित उसे देखता रहा, लेकिन उसने अपना चेहरा कठोर कर लिया था और चिढ़ते हुए सोचने लगा था कि इस लड़की को मैं इतने ध्यान से क्यों देख रहा हूँ। ये लड़की मेरे प्यार से देखने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि इस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी बद से भी ज्यादा बदतर हो गई है। वेल नस जो कि सुमित के साथ वहां गई थी और वह बोलती है, सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने उनकी ऑक्सीजन मास्क इसलिए हटा दिया क्योंकि अभी नॉर्मली प्रॉपर्ली ये अपनी आप सांस ले पा रही हैं। काफी हद तक ये अब कोमा से बाहर है, लेकिन अभी पूरी तरह से कॉन्शियस होने में कुछ समय लगने वाला है। अभी पता नहीं 1 या 2 दिन ले 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता भी ले सकती हैं, पर कोमा से निकालने के बाद ज्यादातर केसेस में पूरी तरह से ठीक होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही 15 से 20 दिन कंप्लीट होंगे ये प्रॉपर्ली ठीक हो पाएंगी, उसके बाद अपने साथ घर ले जा पाएंगे। जैसे ही नस ने ये कहा, सुमित ने केवल सर्द आंखों से उसकी ओर देखा। नस को सुमित से काफी डर सा लग रहा था, तो इसीलिए वह बिना ज्यादा चतर पटक किए वहां से जल्दी ही बाहर निकल चुकी थी। वही सुमित राधिका के पास गया और उसे घूरते हुए बोलता, अब तुम्हारे उठने का समय आ गया है, तुम्हें मेरे दर्द का हिसाब देना है, तो इसीलिए जल्द से तुम्हें उठना ही होगा। ये कहते हुए सुमित नफरत से राधिका को देखता हुआ जल्दी वहां से निकल गया था। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में अरमान बेहद गहरी नींद में सो गया था और उसका फिर रात होने वाली थी और रात के 12 बज चुके थे। अहान और दादाजी भी अस्पताल से घर आ गए थे और अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल ऐसा होता है कि अच्छा खासे इंसान को भी थका देता है। इसलिए उन्हें उस वक्त राष्ट्र की बेहद जरूरत थी। आस्था से अरमान के हाल चाल लेने के बाद वह लोग भी अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे, लेकिन आस्था की आंखों में अभी तक नींद नहीं थी। जिस तरह से आज अरमान का बिहेवियर किया था, वो बर्ताव वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रह रहकर उसे बड़े ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अरमान का एकदम से उसके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस है, वह हजम ही नहीं कर पा रही थी। कहाँ तो वो उसे घर की नौकर बना रहा था, फिर धीरे धीरे उसने उस पर अपना हक भी जमाना शुरू कर दिया। उसके बाद बाथरूम में उसके साथ वह सब किया, फिर पार्टी से जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आया और एक बार फिर उसके परिवार की जान के बदले में उसे ब्लैकमेल करके अपने पास रखा। लेकिन अब तो अरमान का कुछ अलग ही तरह का ड्रामा शुरू हो चुका था। आस्था को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अरमान सिंघानिया का बर्ताव इस तरह से क्यों बदल रहा है। अचानक जल्दी ही नींद में अरमान कसम साया था उसकी ओर देखते हुए। तब वो सोचने लगी थी कि हमें ज्यादा ना सोचकर फटाफट से सो जाना चाहिए। अगर ये राक्षस कुमार जाग गया तो ना जाने हमें जगा हुआ देखकर क्या करेगा। वैसे भी उसने बोला है कि यह हमें इग्नोर करने की सजा देगा, और वैसे भी हमारी गर्दन पर बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए आस्था ने थोड़ा सा ऑइंटमेंट अपने गर्दन पर अप्लाई कर लिया था, क्योंकि अरमान ने उसे 2 जगह लगातार बहुत डार्क किस किया था, जिसकी वजह से उसे अपनी नेक पर काफी ज्यादा पेन और महसूस हो रहा था। उसका निशान हद से ज्यादा गहरा हो चुका था, तो इसीलिए आस्था ने देरी ना करते हुए उस जगह पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया और उसके बाद वह बेड के कोने पर आकर सो गई थी। आज तो अरमान के साथ लेटते हुए उसे डर भी लग रहा था। हालांकि आस्था को शुरू से ही बेड पर लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इतनी भी वह बेवकूफ नहीं थी कि मियां बीवी शादी के बाद एक साथ किस तरह से रहते हैं उसे पता ना हो।
लेकिन जिन हालातों में आस्था की शादी हुई थी तो इसीलिए वह इस रिश्ते में आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। फिलहाल आस्था ये सब सोचते हुए कब गहरी नींद में सो गई उसे एहसास से नहीं रहा, और साथ ही साथ उसने डिसीजन लिया था कि जो उसकी नानी माँ ने कहा है वह इस बात को भी नोटिस करेगी। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़ बेचैनी से अपनी रात इधर उधर करके गुजार रहा था। जब भी वह बेड पर लेटता तभी उसकी आंखों के सामने आस्था का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता और वह उसके हसीन सपने में खो जाता, क्योंकि इस वक्त वह आस्था को एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं पा रहा था। वह डेस्परेटली आस्था का साथ चाहता था, इसलिए उसने रात के 3 बजे फटाफट से अपने असिस्टेंट अजीत को फोन कर दिया था। अजीत जो कि उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी तरह से पूरी रात स्पेंड करने के बाद सोया हुआ था। जैसे ही उस वक्त उसका फोन आया तो वह पूरी तरह से झल्ला उठा था और बड़बड़ाता, इस मेरा खड़ूस उसको हो क्या गया है जो इतनी रात को यह मुझे फोन कर रहा है। खुद की जिंदगी में तो कोई रोमांस नहीं है और हमारी जिंदगी भी वीरान बना रखी है, लेकिन फिलहाल उसने फटाफट से फोन उठा लिया था, क्योंकि वह जानता था अगर उसने अबीर सिंह राठौड़ का फोन नहीं उठाया तो अबीर सिंह राठौड़ 1 मिनट नहीं लगाएगा उसके पास आने में। इसीलिए मजबूरी में उसको फोन उठाना पड़ा था। फोन उठाते ही अबीर ने उसे डांटना शुरू कर दिया था, मेरी बटरफ्लाई का पता चला या नहीं चला बताओ मुझे। तब अजीत अपने बराबर में लेटी हुए लड़की के होठों को चूमते हुए कहने लगता है, सर मैंने आपके बटरफ्लाई के बारे में सारी जगह पता करवा लिया है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं लग पाया है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दे, बहुत जल्द मैं उनके बारे में सारा सच पता लगा ही लूँगा। अब जैसे ही अजीत ने ये कहा अबीर राठौड़ गुस्से से दहाड़ता हुआ गुस्से से बोलता, इस वक्त तुम किसी के साथ अपने प्राइवेट फ्लैट में रंगरलिया मना रहे हो और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट तक नहीं किया है। अब जैसे ही अबीर राठौड़ ने ये कहा अजीत के माथे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसने तो सोचा था किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इस वक्त वह अपने फार्म हाउस में एक लड़की के साथ है। लेकिन अब जल्दी ही उसे वह फटाफट से वो उस लड़की के ऊपर से उठता है और अपने कपड़े पहनते हुए बोलता, बॉस प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ दिन नहीं बस केवल 2 दिनों के अंदर अंदर उसे लड़की के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाकर दे दूंगा। बॉस बॉस प्लीज 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 मुझे कुछ मत करना, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मेरे परिवार को कुछ मत करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तब अबीर सिंह राठौड़ दहाड़ता हुआ बोलता, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, तब भी तू किसी और के साथ मौज मस्ती कर रहा है। याद रखना अजीत, अगर तुमने अब मुझे सच नहीं बताया और जल्द से जल्द मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। ऐसा कहकर अबीर सिंह राठौड़ ने फोन रख दिया था और एक बार फिर अपनी बटरफ्लाई में खो गया था। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया, जिसे इंजेक्शन का नशा उसके शरीर में जब तक रहा वह तभी तक सो रहा था, लेकिन सुबह के 4 के बाद अचानक ही उसकी आंख खुल गई थी और उसे अपने शरीर से अपने कंधे पर कुछ दबाव सा महसूस हुआ। जैसे उसने पलटकर देखा तो आस्था, जो कि बेड के दूसरे कोने पर सोए हुए थी, कब सरक कर अरमान के पास आ गई और बिल्कुल उसके कंधे पर अपना सर रखकर, अपना हाथ उसके पेट पर रखकर एक गहरी नींद में अरमान पर अपने अधिकार जमाकर सो रही थी। अब जैसे ही अरमान ने अपनी आंखों के सामने आस्था को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह आस्था को शुरू से ही अपने आसपास इसी तरह से देखना चाहता था और वो खुद भी हैरान था कि अचानक से कुछ ही दिनों में उसके साथ क्या हुआ है। कुछ दिनों में इस लड़की के साथ इतना ज्यादा अटैच कैसे हो सकता है? क्या किया है इस
लड़की ने मुझ पर। क्यों इस लड़की के आसपास रहना चाहता हूँ, क्यों इसे देखना चाहता हूँ, क्यों उसके खूबसूरत होठों को चूमना चाहता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ये लड़की मेरी आदत बनती जा रही है और साथ ही साथ मेरी कमजोरी भी, जो ये ऑलरेडी बन चुकी है। अब मैं अपनी आदत और कमजोरी को कभी भी अपनी दुश्मनों के सामने नहीं आने देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अरमान सिंघानिया के दुश्मन इतने थे, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। केवल 2 से 3 दुश्मन ही खुल्लम खुल्ला उसके सामने आकर उसे चुनौती दिया करते थे या उस पर हमला करने की सोचा करते थे। लेकिन कुछ दुश्मन तो ऐसे थे जो उसके आसपास रहकर ही उसे धोखा दे रहे थे। ये बात अरमान से छुपी नहीं थी, इसलिए अरमान ने डिसीजन लिया था कि वह अब आस्था को चाहे डराकर धमका कर या किसी भी तरह से अपने पास रखेगा और 1 मिनट के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देगा। यही सोचते हुए अरमान ने आस्था को अपनी बाहों में भर लिया था और एक फिर बार और उसे अपनी बाहों में भरकर वो गहरी नींद में सो गया था। वही अगली सुबह जैसे ही आस्था की आंख खुली, उसने देखा कि अरमान सिंघानिया के इस वक्त वह बेहद करीब थी और अरमान उसे चिपका हुआ सोया हुआ था। आस्था ने तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अरमान के पकड़ उसके शरीर पर कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। हे कान्हा जी, हमें समझ में नहीं आता है कि हम सोते तो उस कोने पर है, फिर रात को हम इस खड़ूस सिंघानिया के पास कैसे पहुंच जाते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें, अब हम कैसे उठे यहाँ से। ऐसे बोलकर आस्था मन मन में अपने कान्हा जी को याद करने लगी थी और फिर खुद को छुड़ाने लगी थी। आस्था चुहिया सी थी, बिल्कुल पतली सी, इसीलिए अब थोड़ा सा कोशिश करके वह अरमान की बाजू में से निकलते हुए उठ खड़ी हुई और फटाफट से उठ गई थी। अरमान, जो कि उस वक्त फिर सोया हुआ था, आस्था के उठने का उसे पता नहीं चला था। आस्था तो वहां उठकर बिना नहाए हुए सीधा अपनी नानी माँ के पास जा पहुंची थी। उसकी नानी माँ बोलती है, क्या बात है बेटा, तू यहाँ क्या हुआ। तब आस्था बोलती है, नानी माँ, हम आपको एक बात बताना चाहते थे। हम बेड के दूसरे कोने पर सोए थे, लेकिन पता नहीं कैसे हमने जब अब हमारी आंख खुली तो हम उस राक्षस सिंघानिया के बहुत पास में थे। अब जैसे ही आस्था ये बात बोलती है, नानी माँ ने कुछ पल सोच और बोली, अच्छा अच्छा चल ठीक है, अब आज के दिन तू एक काम कर, आज तो वैसे भी तेरी छुट्टी है, ना हॉलीडे है ना, तो एक काम कर, सारा दिन उसकी सारी बातें नोट करना और अच्छे से मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद जो मैंने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तब आस्था ने हाँ में हाँ भरी और फटाफट से एक बार फिर अपने कमरे में चली गई थी और जैसी वह कमरे में गई उसने देखा कि अरमान बेड पर था ही नहीं। अब आस्था धक से रह गई थी, उसे घबराहट होने लगी कि अचानक से अरमान कहाँ चला गया, क्योंकि सोकर उठते ही उसे सबसे पहले आस्था का ही ख्याल आया होगा, लेकिन आस्था तो यहाँ नहीं थी। तो अब आस्था को डर लग रहा था कि ना जाने अरमान अब उसे क्या बोलेगा। वेल, अब यूं वह अपने कमरे में खड़ी होकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कुछ सोच ही रही थी कि तभी पीछे से अरमान ने अपने सर को उसके कंधे पर रख दिया था। अब तो आस्था फ्रिज हो गई थी। धीरे धीरे वो मुड़ी और अरमान की ओर देखने लगी। तब अरमान पूछता, कहाँ गई थी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने यह बात तुम्हें पहले ही बताई थी कि सोते जागते मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। क्या बार बार मुझे ये बात रिपीट करनी पड़ेगी क्या, जो तुम इस तरह से मेरे साथ होकर भी साथ नहीं रहती और गायब हो जाती हो। अब अरमान की बात सुनकर आस्था थोड़ा सा हकलाते हुए बोलती हैं, जी वो हम बस नीचे नानी माँ से मिलने गए थे। उनकी तबीयत कल रात कुछ ठीक नहीं थी, ना उनको बहुत खांसी हो रही थी, तो हमें लगा कि हम एक बार उन्हें देख आए, बस हम वहीं से आ रहे हैं।
क्योंकि आस्था ये जानती थी कि अरमान को झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी पूरे के पूरे घर में उसन CCTV लगवा रखी है, केवल नानी माँ के कमरे को छोड़कर। लेकिन बाकी उन दूसरी फुटेज में यह बात तो साफ पता चली जाती ना कि आस्था नानी माँ के कमरे में गई थी। तब अरमान मन में बोलने लगता है, तुम्हारी नानी माँ को यहाँ से जल्द भेजना होगा, क्योंकि मेरे हिस्से का टाइम तुम किसी को भी दो या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तभी आस्था बोलती है, अब आपका हाथ कैसा है? तब अरमान ने बिना जवाब दिए बेपरवाही से अपने कंधे उचका दिए थे और बेफिक्री से बोलता है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ फटाफट से तैयार हो जाओ। अब जैसे ही अरमान ने बोला कि फटाफट से तैयार हो जाओ, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई और वह कंफ्यूजन से पूछती है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? आज तो हमारी छुट्टी है और आज हम कॉलेज भी नहीं जाएंगे। तब अरमान बोलता, हम कॉलेज नहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं रश्मि को देखने के लिए। अब जैसे अरमान ये बोलता है, आस्था के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई थी। उसने नहीं सोचा था कि अरमान उसके कहने से पहले ये बोलेगा और साथ ही साथ उसके साथ डॉक्टर रश्मि को देखने के लिए भी चलेगा। तो ये बात वाकई काफी अजीब व गरीब थी कि फिलहाल उसने उसकी बात मान ली थी और फटाफट से वह बाथरूम में घुस गई थी और वहां जाकर उसने फ्रेश होना शुरू कर दिया था। सिंपल सा सूट पहना जो रश्मि के साथ मार्केट से लेकर आई थी। अब आस्था बड़े ही सिंपल तरीके से तैयार हुई थी। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।